हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात करेंगे। पूरे हफ्ते में कई बड़ी खबरें सामने आई हैं, उन पर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक बहुत ही अहम खबर जो चाइना और अमेरिका के बीच जो टेंशन है, उसके बीच में ये खबर आई है कि अमेरिका के सीआईए चीफ पिछले दिनों एक खामोशी से चाइना की उन्होंने विजिट की है। और अब उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिन्हें डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, लॉयड ऑस्टिन, वो कह रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है, जंग जैसी हालत बन सकती है। वो एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट इसलिए है कि चीन मिडिल ईस्ट में, उधर यूक्रेन के सिलसिले में भी वो मीडिएशन की बात कर रहा है, ईरान और सऊदी अरब को मिला चुका है, और एक मैरीटाइम फोर्स बन रही है मिडिल ईस्ट में, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, यूएई और ओमान शामिल होंगे चीन के साथ। तो ये एक बिल्कुल पैरेलल अल्टरनेट एक अरेंजमेंट बन रहा है। और अमेरिका का जो एक कॉलिशन मैरीटाइम का था, उससे यूएई ने अपने आप को अलग किया है। तो ये बहुत बड़े इशारे हैं दुनिया के हालात बदलने के। उधर ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की एक बार फिर मुलाकात हुई है साउथ अफ्रीका में, जहां ब्रिक्स की मुलाकात कल फॉरेन मिनिस्टर्स की थी। और तालिबान और ईरान के बीच में भी जो टकराव हुआ है, उसके बारे में भी मालूम करेंगे कि आखिर क्या है। ये हिलमंद नदी का जो पानी का बंटवारा है, उस पर अफगानिस्तान और ईरान के बीच में जरा कशीदगी के हालात थे। और इन सब वाकयात को देखेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कुछ है। दुनिया जिस तरफ सईद नकवी साहब अब से पहले कई बार बता चुके हैं कि पावर का सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ खिसक रहा है, अब ऐसा लगता है कि अमेरिका ने शायद वो खिसकता हुआ ज्यादा महसूस किया है, वो कोशिशें कर रहा है। बहरहाल, सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये चीन और अमेरिका वाला मामला अब यहां तक पहुंच गया कि अब बिल्कुल दरवाजे पर जाकर के सिंगापुर में वो बात कह रहे हैं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के, आओ भाई बातचीत कर लो, ज्यादा टेंशन में मत रहो, नहीं तो कोई गड़बड़ हो सकती है। क्या कुछ है? देखिए, डिफेंस मिनिस्टर, ये जो ये जो चीन का मामला आपने रेज किया है, इसमें जरूरी नहीं है कि अमेरिका के अंदर ही सिर्फ एक पॉलिसी हो। वहां ये जो सीआईए के चीफ हैं, रॉबर्ट बर्न, ये बहुत मोतबर आदमी है। ये दोनों नए हैं, सलिवन और ब्लिंकन। ये पुराना है और सुलझा हुआ आदमी है। इसको यहाँ दिल्ली में लोग इसलिए जानते हैं कि यहाँ पे किसी ने आके ये ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट वगैरह खोला था, लोग जानते भी हैं इसे। और खामोश रहता है, ज्यादा मीडिया में नहीं आता, इसीलिए खामोशी से गया। चीन से उनके दो तीन मसले। एक तो ये है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। नैन्सी पेलोसी चली गई, अब इस मूड में नैन्सी पेलोसी न जाएंगी, लिहाजा अमेरिका की पॉलिसी में एक तब्दीली आई। अगर उन्होंने कौशन इख्तियार किया तो फिर नैन्सी पेलोसी किस्म की विजिट्स ताइवान अब न होंगी, तो कोई रवैया बदला। और यह कि किसी तरह से कम्युनिकेशन शुरू किए जाए। बहुत से एकेडमिक्स हैं अमेरिका में जो कि चीन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वहां के लीडरों से उनकी मुलाकात है। हेनरी किसिंजर खास करके, अब तो 100 साल के हो गए, लेकिन फिर भी वो बहुत, चीन पे उनकी नजर बड़ी गहरी रहती है, वो एडवाइस करते हैं। ये इसका दूसरा पहलू ये भी है कि
क्या किसी तरह से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी वहां जा सकती है जहां हम इब्तिदान शुरू में हम लोगों ने ये सोचा था कि ये हो एक जमाने में, यानी अब से कई साल पहले, 2-3 साल पहले पॉलिसी यही अनाउंस थी कि हमको चीन और रूस को अलग रखना है। अगर आपको याद हो कि किसिंजर साहब ने एक ट्रायंगुलर सिस्टम बनाया था कि झगड़ा सोवियत यूनियन से था, लेकिन सोवियत यूनियन का चीन से जरा सी खलिश हो गई, उसमें वो दाखिल हो गए और एक ट्रायंगुलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की। बना, सोवियत यूनियन गिरा, उसमें उस ट्रायंगल का जाहिर रोल था। लेकिन अब ये है, इस वक्त सिचुएशन ये है कि इन दोनों ने कसम खा ली है कि भाई हम हमेशा के लिए अब दोस्त हैं, ये दोस्ती विदाउट लिमिट्स है। अब ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वालों को ये चीज जरा सा झिझोड़ देती है कि ये क्या मतलब हुआ। भाई इसमें कहीं कोई ना कोई तो इब्तिदा करो किसी तरीके से। रूस से तो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, लेकिन चीन से तो कुछ हाथ बढ़ाओ, धीरे 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 कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी करो कि दोनों में खलिशें पैदा हों और ये खिंच के आए। यानी एक ये दूरअंदेशी मैं कह रहा हूं। और एक जाहिर वजह जो सामने की है वो ये कि भाई कोई एक्सीडेंट ना हो जाए चीन के साथ, वो बड़ा होगा। चीन की मीनवाइल चीन के जो रसूख हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो तमाम रीजन में बढ़ रहे हैं। अभी सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने की, वो जाहिर है सब जानते हैं, वो रियाद और तेहरान के बीच में जो रिश्ता कायम करवाया। फिर अब इलेक्शन खत्म हुआ है एर्दोगान साहब का, तो अब एक मूव ये होगा, एक मीटिंग हो चुकी है इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स की मॉस्को में। अब ये होगा कि एक और मीटिंग हो और समिट हो, ताकि उसमें बशर अल असद, और अब उसमें जाहिर है कि लोगों को अपने अपने बहुत सी पॉलिसीज को बहुत रेडिकली रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मामला रेफ्यूजीज का भी है, मामला वहां से जो तेल चुराते थे उसका भी है, मामला मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया है, सीरिया को, शाम को, तो वो उधर उनको इधर इनको खींचना पड़ेगा। उसमें रूस का बहुत बड़ा हाथ है, तो फिर वही चीन और रूस की बात आ गई इधर। अब लेकिन काउंटर मूव जो दिलचस्प हुआ है तो मेरे ख्याल में ये बर्न्स की विजिट बीजिंग, और ये तो एक मेरे ख्याल में एक एक्सपेक्टेड सी चीज लगती है। जो मूव है जिसके अंदर की जरा सी शरारत दिखाई देती है, वो है कतर के प्राइम मिनिस्टर का अखुंदजादे से वहां मिलना और एक गोया राबता कायम करना तालिबान के साथ, और वो बात अमेरिका को रिपोर्ट कर देना। और उसी वक्त जबकि तेहरान और अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर में कुछ क्लैशेस हुए हैं, तो ये एक एक खेल ये बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बरक्स क्या है? बरक्स ये है कि अभी रूस रूस तो आपको मालूम है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकन गए, उसके कुछ महीनों के बाद उन्होंने कोशिश की एक कू कराने की कजाकिस्तान में। आपको याद हो कि रशियन फोर्सेस आ गई फौरन अंदर,
उन्होंने तो समझौता करा दिया। ये रशियन फोर्सेस का जो इस्तेमाल हुआ है तारीख में, वो बड़ा दिलचस्प है। वो अभी इसमें न जाएंगे, लेकिन कभी मैं आपको बताऊंगा आपके सामयीन को। तो उसको उन्होंने ठंडा कर दिया। अभी हाल में बीजिंग, रूस, अब ये सब एक हो गए। पहले रकाबत थी सेंट्रल एशिया में, अब एक होके चल रहे हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ये जितने भी इधर और ममालिक हैं, उसमें ये गोया 1+7, एक गोया एक ये लाइन अब चल रहा है, 7 मुल्क वहां के। अब उसमें जाहिर है कुछ जो दूर हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मसलन तुर्कमेनिस्तान, मसलन अजरबैजान, अब वहां दूसरे किस्म के क्योंकि वो चाह रहे हैं। देखिए, ये इंसर्कल करना, चीन को इंसर्कल करो, ईरान को इंसर्कल करो, ये एक अपने आप को पोजीशन कर लो, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आखिर में अगर कभी असलहों का इस्तेमाल हुआ तो आप पोजीशन में हैं कि आप जाके और दूसरे ये कि जितने भी आप इस किस्म के सेंटर्स और कैंप्स और कैंटोनमेंट्स खोलते जाते हैं, उसके पीस के जमाने में भी उसमें आर्म्स की इंडस्ट्री को फरोग मिलता है। अब मसलन दुनिया भूल चुकी है कोसोवो, कोसोवो को भूले हुए 1990s का किस्सा है, 1998-99 का। वहां जरा अब एक मुल्क बन गया जो कि मुसलमानों का है, जो कि अमरीकियों ने बनाया। वहां क्लिंटन के नाम की सड़क है, मैडलिन ऑलब्राइट के नाम की सड़क है, और जाते जाते मैसेडोनिया और कोसोवो के करीब एक, यानी अपना दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस, जिसको स्टील बॉन्ड कहते हैं, वो बना गए। अब उसकी क्या जरूरत है? यानी ये तैयारियां हैं उन जंगों की जिनको अभी होराइजन पे दिखाई नहीं देती, लेकिन है सबसे बड़ा। ये वियतनाम के बाद इतना बड़ा बेस नहीं हुई। तो ये बेसेस बनाना, इंसर्कल करना, ये एक तरफ तो ये चल रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि इसका ओमान का रोल बहुत दिलचस्प है। वो ओमान का रोल वो है जो कि कांग्रेस और वियना में मेटरनिक का हुआ करता। मेटरनिक वहां का लीडर था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का और ऑस्ट्रिया का, और उसने कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी कि यूरोप में जंगें जो हो रही हैं उसको खत्म किया जाए कैसे। तो एक बड़े लीडरान मिले थे, उसमें से सबसे छोटा मुल्क जो था वो मेटरनिक का था। और इस बात को किसिंजर, जो कि अंडर ग्रेजुएट के जमाने से इस थीम को पकड़ रहे थे, उनकी जो पीएचडी की थीसिस है, अ वर्ल्ड रिस्टोर्ड, एक दुनिया जो बचाई गई, तो वो कांग्रेस ऑफ वियना में जो इन हजरात ने रोल, उसमें मेटरनिक का रोल जो है उसको वो बहुत ज्यादा देते हैं, आगे आगे पेश। ये किताब ऐसी है कि लोगों को अगर पढ़ने का शौक है तो वर्ल्ड रिस्टोर्ड पढ़ने के काबिल किताब है। बहुत ही मैं किसिंजर साहब से इत्तेफाक बहुत सी बातों में नहीं करता, लेकिन ये कि उनकी ज़हानत और उनके इल्म और उनके कैपेसिटी टू राइट, उसमें कोई दो राय नहीं। तो वो पढ़ने के काबिल चीज, वो ही रोल, वो मेटरनिक का रोल एक छोटा सा मुल्क ओमान प्ले कर रहा है। यानी वो सऊदी ईरान डील में भी रोल था इनका, अब भी रोल है। अब तमाम बातें हो रही उसमें कहीं ना कहीं। अब ये जो बात चली है अभी कि न्यूक्लियर डील को रिवाइज किया जाए, अब उसमें वो इस तरफ भी है उस तरफ भी हैं, रिलायबल माने जाते हैं। यानी उनको लोग
उनका रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा है, लिहाजा वो ये रोल प्ले कर सकते हैं। क्या अब ये अगर अमेरिका और ये न्यूक्लियर डील शुरू हो गई तो फिर इसराइल का क्या होगा? वहां तो कयामत आई हुई है, वहां तो वो अब बिल्कुल फाइट टू द फिनिश कर रहे हैं इस्लामिक जिहाद और हमास के साथ। और वो उनकी कोशिश ये है कि हमास और इस्लामिक जिहाद बेखुशार हो जाए, समझे, ताकि एक दूसरे की मदद ना कर सके। उन दोनों का ये है कि हम दोनों मिलके रिटेलिएट करें, जो अभी हाल में उन्होंने कितने लोग मार दिए थे गाजा में, तो उसका रिटेलिएशन कब होगा। और आगे देखिए देखिए है ये कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गए शीशागरी का। जैसे शीशागर की दुकान होती है, उसमें तमाम पुर्जे जोड़ के बनाए जा रहे हैं, इसमें कहीं भी ठेस लग सकती है। अब ये देखिए कि अच्छा, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ नकवी साहब। ये जो चीन और अमेरिका के बीच में जो चीजें सामने आई वो तो आपने बता दी, लेकिन अभी एक ताजा एक वाकया ये हुआ है कि सऊदी अमेरिका के बीच में भी, यानी अमेरिका की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से सऊदी अरब जो अपना रास्ता दूसरी तरफ बना रहा है चीन और रूस की तरफ, उसे किसी तरह से शायद रोका जा सके। पिछले महीने में अमेरिका के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन आए थे, और अब 7 तारीख को वहां के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचने वाले हैं। इसमें क्या कुछ है? और इस बीच ऐसी भी रिपोर्टें आई थी कि अमेरिका ने इजराइल को यह समझाया है कि तुम अगर फिलिस्तीन वाले मामले पर कुछ बात करो, कोई चीज कम से कम बातचीत शुरू कर लो, तो हम तुम्हारे सऊदी अरब से ताल्लुकात नॉर्मल कराने के लिए तैयार हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म की मीडिया रिपोर्ट्स वॉशिंगटन से और तेल अवीव से आ चुकी हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? शेर फिर सुन लीजिए। रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, इधर आता है देखे या उधर परवाना जाता है। तो ये जो हजरात हैं जो अभी अभी कन्वर्ट हुए हैं, मसलन सऊद और भी तो उस इलाके के लोग, अब वो ये देख रहे हैं कि वो कई खेल खेल सकते हैं। एक तरफ एक पाले में तो वो हैं, अभी तक वो दूसरे पाले में थे। उस पाले की आदत यह है कि या हमारे हो जाओ और फिर किसी से रिश्ता न रखो। ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेड, यातायात, एजुकेशन, लोगों का आना जाना, ये चीजें रिस्टोर करो, और ये कि तुम्हारे अगर रिश्ते और तमाम हैं तो उसको हम नजरअंदाज करेंगे, लेकिन हमारे रिश्तों को ठेस न पहुंचे, बस इसका ख्याल। तो बिल्कुल दो मुख्तलिफ तरीके हैं दुनिया को चलाने के, डिप्लोमेसी के। उस डिप्लोमेसी में जाहिर है अमेरिका ये तो चाहेगा ही कि रूस और चीन अलग हो जाएं। अमेरिका ये भी चाहेगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया अलग हो जाएं। वो तो ये भी चाहेगा कि सीरिया और अंकारा में खलिश पैदा रहे। वो तो वो तो चाहेगा अभी वहां पे लैटिन अमेरिका तक, यानी लैटिन अमेरिका में जो सिल्वियो लूला जो कि प्रेसिडेंट आए हैं, उनके बारे में बराक ओबामा ने एक जमाने में कहा था कि द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर पीपल्स लीडर, ये उसके बारे में कहा गया। लेकिन कू हुआ उसके खिलाफ। उस कू की एक फिल्म है और लूला के बारे में फिल्म है, वो चाहूंगा मैं कि आप और आपके जरिए आपके सामीन उसको गूगल करके देख लें। डेमोक्रेसी ऑन एज, ये है
डॉक्यूमेंट्री, डेमोक्रेसी ऑन एज। उसमें अब क्या हो रहा है कि अभी अभी वो आए हैं और वो बोल्सोनारो जो कि जंगल जलाए दे रहे थे, जो कि रेसिस्ट हैं, कह रहे थे कि भाई ये इंफीरियर लोग हैं जो यहाँ के नेटिव्स हैं, जिनकी कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं थी, यानी उनकी जिंदगी का कामयाबी का तमगा सिर्फ ये है कि वो हिंदुस्तान में 26 जनवरी में चीफ गेस्ट बन के एक दफा आए थे। इसके अलावा कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़िए अभी हाल में, तो लूला परेशान है क्योंकि बहुत सिनारियो खड़े हुए हैं सामने। यानी एक दूसरे के बीच में अब वहां भी गोया खलिश, लोगों को डिवाइड किया जाए। ये एक इंपीरियलिस्ट डिप्लोमेसी का एक अटूट अंग है। इसको समझिए, इसके बगैर वो चल नहीं सकते। उसके बरक्स दूसरे किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है। यानी दरअसल लैटिन अमेरिका में पेनिट्रेशन चीन का बहुत ज्यादा हुआ, रूस का है। और तो ये एक पूरी दुनिया जो है अभी। हाँ, सबसे हमारे घर में एक फलीता और छोड़ा गया है, वो ये कि साहब नेटो को खींच के हम चीन के बॉर्डर तक लाएंगे और तमाम लोगों को हम नेटो में शामिल करेंगे, हिंदुस्तान से भी कहेंगे। तो हिंदुस्तान के ऊपर एक ये चॉइस, यानी मुझे यकीन है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उससे हट के वो किसी कैंप में ज्वाइन कर ले, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन बहरहाल क्वाड में तो है ही, तो अब वो क्वाड का कोई और नाम लेके उसको कुछ नेटो नुमा बी ग्रेड नेटो कुछ ऐसा बना दिया जाए, कुछ मालूम नहीं। बहरहाल एक ये शगुफा छोड़ा गया है। तो ये है अभी। अच्छा, जो है इस शगुफे के साथ साथ एक बात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कही है 2 दिन पहले। उन्होंने कहा है कि एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात तेहरान से और कई जगहों से आ रही है बार बार, उसमें अब ये एक तरह से सिमटता हुआ एक फॉर्मूला उन्होंने दिया है। आपको कैसा लगता है? क्योंकि ये इंटरनेशनल फॉर्मूला नया नहीं है काजी साहब, इसके बारे में बात हो चुकी कि शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल और ब्रिक्स को बढ़ाया जाए, ये भी एक फॉर्मूला है कि और भी ममालिक इसमें लाए जाएं। और है पॉसिबिलिटी है उसकी। और ये एक संगठन जिसे कहते हैं, मैंने आपसे बताया कि 1+7 सेंट्रल एशिया में बन ही रहा है। उसके बरक्स तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान में अमेरिकन इन्फ्लुएंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यानी वहां एम्बेसीज खोल रहे हैं। और वहां क्यों? क्योंकि वो करीब पड़ता है ईरान के। इजराइल कर रहा है, इजराइल वहां पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, इजराइल वहां पर इन्फ्लुएंस। वो ये इंटरचेंजेबल है। यहाँ एक जमाने में मैसेडोनिया में एक पूरी पहाड़ ले लिया गया था, उसमें एम्बेसी बन रही थी, उसमें अमेरिकन भी इन्वॉल्व थे और इजरायली भी इन्वॉल्व थे। तो ये एक जमाने में तो ये एक जान दो कालिब थे, दो जान एक कालिब, सॉरी। लेकिन अब ये है कि अमेरिका भी सोच समझ के ये चाहता है कि इजराइल का ऐसा रोल हो, मेरा अंदाजा है। यानी कोई मैं ये कह नहीं सकता हूं क्योंकि समझदारी इसी में है कि कोई ऐसा रोल हो कि वो पीस के प्रोसेस में मिडिल ईस्ट में आए, ताकि अमेरिका का एक वो दोस्त जो कि अमेरिका का अटूट अंग है, वो जरा सा अपनी स्पेस आगे बढ़ा सके, चाहे वो फलस्तीनियों के मामले में हो, और चाहे वो हमास के साथ हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के साथ हो। अब हिजबुल्लाह जो है, अब आज मैंने तस्वीरें देखी
हिजबुल्लाह के सोल्जर्स जो मार्च कर रहे हैं, मैंने ये अभी तक नहीं देखा था कि ये बाकायदा। तो ये है तय दर तय एक अच्छा तंजीम है। हाँ, अच्छा आपने अभी अमेरिका और इजराइल को एक साथ इस तरह से बताया कि वो एक ही बात है। अब मैं अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर, जो डायरेक्ट एनकाउंटर्स होते हैं, मुलाकातें होती हैं, डिप्लोमेट से मुलाकातें होती हैं, उसमें कभी आपने ये महसूस किया, चूंकि टेक्निकली हर इजरायली के पास अमेरिकी सिटीजनशिप भी है, ये बात एक आम है, क्या क्या आपने कभी महसूस किया कि जिन मुल्कों में इजरायली एम्बेसीज नहीं है या नहीं रही, उसमें कुछ इजरायलीज अमेरिकी एम्बेसी में काम करते हो, अपने तरह के काम करते हो, ऐसे कभी कुछ महसूस किया आपने? मतलब ये बहुत ही वाह, हसास। महसूस नहीं जी किया बल्कि हमने देखा। जी यानी यहाँ ये तो है, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि इजरायलीज जो हैं वो मसलन हमारे यहाँ हैं, हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि वो कश्मीर से बहुत दूर ना होंगे, मुझे यकीन है। भाई, अरे भाई, अमेरिका और इजराइल, एक डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 8वें फ्लोर पे स्टेट डिपार्टमेंट में, उनसे इंटरव्यू करने के लिए मैं गया। उन दिनों में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत बड़ी चीज होती थी एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट के लिए। पैर मिलने के लिए गया, उसके फौरन बाद मुझे एक नीचे कमरे में बिठाया गया, और वहीं जो अफसरान, तो जिन अफसरान ने ये इंटरव्यू डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से करवाया था स्टेट डिपार्टमेंट की, मेरे ख्याल में 11वें फ्लोर या वहीं वो रहते थे, वो उन्होंने मुझे नीचे बिठा दिया और आ गए। और उसके बाद एक इजरायली एम्बेसी से एक साहब आए, जो कि क्योंकि उन दिनों में मैं एक्टिव जर्नलिस्ट था, यानी अभी आजकल आजकल तो इस जमाने में रसाई साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में किसी जर्नलिस्ट की नहीं है जो कि महज उन्हीं का सरकार का आदमी न हो। लेकिन उस जमाने में मैं बहुत एक्टिव था और सबको जानता था, लिहाजा एक गोया मैसेज भेजने के लिए एक मैं मिल गया, तो उन्होंने मुझे फौरन बुलाया और ये मिले कि भाई इसराइल से क्या ताल्लुकात के बारे में क्या। तो हाँ, देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट है, वहां एक बैरूनी जर्नलिस्ट का इंटरव्यू हो रहा है, उस बीच में स्टेट डिपार्टमेंट में इजरायली एम्बेसी का एक गोया खुफिया इंसान आता है और वो मुझे डीब्रीफ करने लगता है। ये तो ये मैंने सिर्फ इसलिए एक गोया उदाहरण, एक एग्जांपल दिया कि ये ऐसे रिश्ते एक जमाना। अरे भाई, प्रिंसटन में जो हम थे, तो जितने एमबीए कर रहे थे उनमें अक्सर यहूदी खुलेआम कि भाई अकड़ के इसराइल चला जाऊंगा और वहां जाके मैं ये करूंगा वो करूंगा। तमाम प्रोफेसर जानते थे, यूनिवर्सिटी का पूरा अमला जानता था, तो उनका रिश्ता बड़ा स्पेशल है। अब है कि नहीं है ये देखना, अभी इसमें अभी जरा अभी सी परे। अभी अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, वो अभी तक जो बाइडन ने इनवाइट नहीं किया है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को, और अपने इधर से इन्होंने अपने मिनिस्टर से कहा हुआ है, नेतन्याहू ने, कि जब तक मुझे इनविटेशन ना आए तब तक तुम भी मत जाओ वाशिंगटन। तो अभी तो इस वक्त के जो हालात हैं बज़ाहिर जो सामने नजर आते हैं वो ये। लेकिन अभी ताजा एकदम अभी खबर ये है कि शिन बेट जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उसके सरबराह वाशिंगटन में हैं, और उनकी व्हाइट हाउस और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और सीआईए के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। और इशू बहुत दिलचस्प है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गिर रही है, इसे संभालो, ये बड़ा मसला एक चल रहा है। तो ये बिल्कुल दिलचस्प बात है, जी बहुत जी ज्यादा। और तो ये किस्सा यूं है कि अब अमेरिकन हर जरिए से एक गोया रेयर गार्ड एक्शन जिसे कहते हैं, यानी अब पलट के आना,
वो कोशिश में लगे हुए हैं। अभी देखिए हाल ही में यहाँ पे आपका लेटेस्ट मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ इकोनॉमिस्ट का, लेकिन लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट का कवर है, उसमें ट्रंप साहब हैं और ये वो मैगजीन है जो कि अंदर की बातें वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट की बताती, अंदर की बातें क्या है साहब उसमें कि 2024 का इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं। जी, तो अब बाइडेन साहब क्या करेंगे क्या ना करेंगे, ये भी है कि एक डॉस सैंटिस जो कि वहां के हैं, फ्लोरिडा के सेनेटर हैं, गवर्नर है मेरे ख्याल में, वो उन्होंने भी अपनी टोपी फेंक दी है रिंग में कि वो भी होना चाहते हैं। उनकी भी थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है ट्रंप साहब की। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन अच्छा, इस सारे बदलते माहौल में, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका, जी इस जी सारे जी बदलते माहौल में भारत आपको कहां नजर आ रहा है? जो तब्दीलियां आ रही हैं फॉरेन पॉलिसी में, अभी वो कितनी स्टेबल हैं? क्या स्टेबल हैं या अभी कंसीडर रिकंसीडर वाली ही हालत में है भारत, जो तब्दीलियां हो रही हैं उसके साथ? एक तो काजमी साहब हमारे साथ मुश्किल ये है कि ये मुल्क हर वक्त इलेक्शन मोड में रहता है। यानी अभी कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, अब राजस्थान में होगा और आज 2-3 और जगह हैं। तो ये अब इलेक्शन के लिए इन जब जो पार्टी बरसरे इख्तिदार है बीजेपी, उसको कुछ दुश्मनियां जो हैं वो उसके लिए मुफीद है, मसलन पाकिस्तान, मसलन इस वक्त चीन। तो ऐसा इस सिचुएशन में कहाँ गुंजाइश है कि कोई फॉरेन पॉलिसी क्रिएटिव बड़ी तरह से बदले? ये ये एक मसला है और ये लॉजिस्टिकल मसला है कि भाई हर महीने कोई ना कोई इलेक्शन की तैयारी है और उसमें नतीजा, और उस इलेक्शन में आपने पोजीशन ये ले ली है कि हमारे लिए तो बालाकोट जो है वो मुफीद था, समझे? तो इसलिए ये फॉरेन पॉलिसी का एक अंग जो है, जो कि हमारे करीब तरीन लोग हैं, जो कि पाकिस्तान और चीन, जो कि बहुत ही जिनसे बॉर्डर्स हैं, अब उनसे नहीं दोस्ती हो सकती, इधर से उधर लोग नहीं जा सकते। किसी हद तक अब एक प्रेशर आ रहा है शेख हसीना पे। शेख हसीना जो है वो हिंदुस्तान की बहुत दोस्त रही हैं, लेकिन शेख हसीना तो है दोस्त, बांग्लादेश कितना है ये अभी मेजर करना है, क्योंकि वहां का भी पूरा डिफेंस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चीन के असरात उस पर बहुत ज्यादा है। तो चारों तरफ एक हम घिरे हुए हैं और अभी ये है कि किसी तरह से हम अमेरिका की चुंगल से निकल के और एक अपनी ऑटोनमस पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने आप को। बल्कि जयशंकर साहब ने बहुत ही साफ साफ बताया कि भाई हम पोस्ट कॉलोनियल राइजिंग पावर हैं, हम किसी एक के साथ, और आप जो है, अमेरिका से बात कर रहा था वो अमेरिकन से, वो कह रहा था आप जो है आपकी आदत है कि आप एलाइज ढूंढते और हम एलाइज नहीं, हम पार्टनर्स ढूंढते हैं। बात मैं पहले भी आपको बता चुका। जी जी जी। तो ये एक सटल डिफरेंस जो है वो अभी अमेरिका के रिश्तों में है, अमेरिका के साथ, और वो रूस और चीन। अब चीन का मसला जो है, रूस से तो है, लेकिन रूस का करीब तरीन दोस्त चीन है, तो कितनी दूर की बात है ये। लेकिन ये कि ये दूरी कम हो सकती है, लेकिन वही मसला है कि भाई इलेक्शन पे इलेक्शन अगर होते जाएंगे तो फॉरेन पॉलिसी उसका कैजुअलिटी उसकी बन जाएगी।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। ये बहुत ही अहम बात है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अक्सर पिछली कई एपिसोड्स में हमारी बात हुई है कि बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, और आपने अप्रिशिएट भी किया था। और हद तो ये हुई है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौर में भारत की फॉरेन पॉलिसी को भी अप्रिशिएट किया है। बाकायदा हमारे फॉरेन मिनिस्टर की उन्होंने वीडियो चलाई है अपनी रैलियों में। तो खैर, जयशंकर बहुत ही ज़हीन फॉरेन मिनिस्टर है, बहुत। जी जी और जब मौका मिलता है तो वो जवाब भी दे देता। तो ये टीवी के दुनिया में उससे अच्छा फॉरेन मिनिस्टर हुआ नहीं। जी जी वो जी फौरन जवाब देता है, जी जी और ये ही सॉलिड है। हम्म, और दूसरे मेरे ख्याल में जो नंबर 1 है मोदी साहब, वो उसकी बात मानते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आपसे बात करके हमेशा बहुत सी चीजें नई सीखने समझने को मिलती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।